नमस्कार दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कल हमने लास्ट जो पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूं कि कल लास्ट हम क्या पढ़ के गए थे। तो हमने कल लास्ट में जो पढ़ा था वो पढ़ा था निस्यंदन और प्यारे दोस्त उसी तरह से निस्तारण के बारे में। एक और जो मेथड हमारी बच गई थी फिल्ट्रेशन की, हमें उसे पढ़ना है जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं या निस्यंदन कहते हैं। तो क्या होता है फिल्ट्रेशन या निस्यंदन के बारे में, ये हमें पढ़ना है आज। ये सबसे सरलतम पार्ट है किसी भी चीज को पृथक करने का, कि किसी को फिल्टर कैसे किया जाता है, किसी को किस प्रकार से अलग किया जाता है। प्यारे दोस्त, फिल्ट्रेशन सबसे सरलतम चीज होती है। देखो क्या होता है, जब भी कोई बड़े ठोस कण होते हैं, है ना, को फिल्टर के द्वारा पृथक करना, तो याद रखना विलेय से, विलियन से, विलियन में उपस्थित बड़े ठोस कण को अलग करना। जैसे आप चाय छानते हैं, आपने देखा होगा चाय को छानते हुए, चाय में क्या करते हैं, हम चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, लेकिन शक्कर तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो चाय की पत्ती होती है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो बड़े पार्टिकल हैं। कि हाँ सर, तो वो जो बड़े पार्टिकल होते हैं, तो याद रखिएगा बिग साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। उदाहरण जब आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको चीजें एकदम क्लियरली हो जाएंगी कि क्या होता है, किस तरह से फिल्टर किया जाता है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना, तो जब इन्हें हमें इनके बारे में पता नहीं होता तो हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, कि इन्हें किस तरह से अलग कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है ना, इनको अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो भाई ये चीज देखने को मिल जाती है हमें, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, जैसे गंदे जल का पृथक्करण, गंदे जल से गंदगी हटाने के लिए जो काम किया जाता है, अशुद्धि जो तैरती है उसको जो छाना जाता है, वो चीज इसमें हो जाती है। ठीक है बेटा, एक बच्चा बोल रहा है अमन करके कि आपने बोला था ये AWTPO के लिए नहीं है। शायद मैंने एक बार बोला है, लेकिन मैंने 10 बार ये भी बोला आपको कि मैं AWTPO के जो मिक्स टॉपिक है वो साथ में करा रहा हूँ। ठीक है, तो शायद आपने मेरी 10 बार जो बोली वो बात नहीं सुनी, सिर्फ एक क्लास के ऊपर फोकस किया। मैंने आपका सिलेबस 2 बार डिस्कस किया है, एक बार दूसरे तीसरे नंबर की क्लास में डिस्कस किया, और एक बार अभी से 2-4 पहले भी मैंने आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बताया। तो बेटा अमन, एक बार आप शुरुआत से क्लास ले लीजिए, है ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपके कौन कौन से टॉपिक जो हैं कंबाइन, आपके जो 3-4 टॉपिक अलग से हैं वो AWTPO में मैं शनिवार शनिवार को अलग से करवाता रहूंगा, सैटरडे सैटरडे को। तो जिससे आपके वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर अप हो जाएंगे और ये वाले पार्ट आपके इनके साथ में होते रहेंगे। ओके, चलिएगा। डेफिनेशन समझ नहीं आए, देखो डेफिनेशन में कुछ नहीं, विलियन का मतलब समझते हो, विलियन मतलब जिसमें कोई चीज घुलती है। फॉर द एग्जाम्पल, आपको डेफिनेशन कब समझ में आती है, जब एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे आप चाय की बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर क्या होता है कि सर एक तो दूध होता है, बिल्कुल सही बात है, मेनली एक शक्कर होती है, तीन चीजें जिनके माध्यम से चाय बन सकती है, आप अन्य और कुछ भी डाल सकते हैं, और चाय की पत्ती होती है। जब हम तीनों को मिलाते हैं तो हम एक प्रकार का विलियन बनाते हैं। देखो शक्कर तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, क्या हम छन्नी से जब छानते हैं तो शक्कर बचती है कि सर नहीं बचती। लेकिन जब हम चाय को छानते हैं तो ठोस बड़े कण मतलब चाय की पत्ती के जो कण होते हैं ना, वो फिल्टर होके वहीं पर रह जाते हैं, कि सर हो जाते हैं बिल्कुल। तो दोस्त ये चीज आपको यहां समझ में आई होगी, देखना कि चाय की पत्ती जो होती है वो छन्नी के अंदर अटक जाती है, कि सर बिल्कुल अटक जाते हैं। तो इनका सेपरेशन हम यहां पर इजीली कर सकते हैं, दोस्त याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका सेपरेशन हम कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो चाय की पत्ती है, ये किस में अटक जाएगी, तो चाय की छन्नी में अटकना। तो जो चाय की छन्नी होती है जिससे हम इसे छानते हैं, तो फिल्टर करने के लिए चाय की छन्नी में चाय की पत्ती अटक जाएगी, कि सर बिल्कुल अटक जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो चाय का पूरा सॉल्यूशन बना, जो विलियन बना, इसमें बड़े कण शक्कर के थे कि चाय की पत्ती के थे, कि सर चाय की पत्ती के थे।
ऐसे सभी विलियन या सॉल्यूशन जिसमें बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे आप ये समझिए, मैंने पानी के अंदर कुछ क्या डाल दिए, पत्ते डाल दिए, मैंने पानी के अंदर कुछ कंकड़ डाल दिए, जब मैं पानी को छानूंगा तो क्या वो छानने पर वो कंकड़ वहां पर रह जाएंगे? कि सर बिल्कुल रह जाएंगे। तो वो घटना फिल्ट्रेशन कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। न्यूमेरिकल क्यों नहीं होता है गुरुजी? बेटा न्यूमेरिकल, मुझे एक बात बताओ, जिस टॉपिक में होगा वहीं करवाएंगे ना, जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल होगा वहीं करवाएंगे ना। तो आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपके न्यूमेरिकल भी बराबर होंगे। ठीक है, अब ये चीज आपको यहां पर इजीली समझ में आ गई कि निस्यंदन में मेनली बड़ा पार्टिकल। अब देखो एग्जाम्पल 50 हो सकते हैं, जैसे मैंने पानी और कंकड़ का एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, इस तरह से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें ये सेपरेशन किया जा सकता है। और दी एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, मैंने पानी के अंदर बादाम को डाल दिया, अब मान लीजिए मुझे वो चीज करनी है तो मैं छन्नी से बादाम को ऐसे डालूंगा, बादाम रह जाएंगे, छन्नी भाई पानी नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को हम यहां पर इजीली सरलतम रूप में देख पाते हैं। ठीक है, हिंदी में शब्दों को अच्छे से लेके, बेटा मेरी राइटिंग इतनी गंदी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं कि क्या होता है कि सर हिंदी में लिखा हुआ समझ नहीं आता, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आज पहली बार इस बेच में पता चला, नहीं तो अधिकतर बेच में तो ये होता है सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, मुझे यही सुनने को अभी तक मिला है। चलिए, फिर भी अगर आपको लिखना ऐसा लग रहा है तो भाई हम और कोशिश करेंगे सुधारने की। देखो जो विलियन होता है, बाकी यार ऐसा ही लिखा जाता है, अब इसको और कैसे सुंदर बनाया जाए मुझे तो ये समझ में नहीं आता। विलियन या जो सॉल्यूशन होता है, इस विलियन या सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आप इन्हें तीन प्रकार का देख पाते हैं। तीन प्रकार का आप इन्हें देखते हैं तो एक माइंड में आता है कि भाई तीन प्रकार के सॉल्यूशन हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहले एक आता है असंतृप्त। ठीक है, कौन सा आता है? असंतृप्त। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, असंतृप्त की बात करता हूं, अनसेचुरेटेड की बात करता हूं, मैं इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप इसके बाद कभी भूलेंगे नहीं कि असंतृप्त क्या होता है। चलिए, ओके ओके ठीक है। न, न जो होता है वो ब जैसा, बेटा ब अगर होगा तो मैं उसको ऐसा ही लिखूंगा, न जो होता है वो ऐसा होता है। स्पीड में लिखने पर न हो सकता है कि वही लिखने में तो यही आता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ब, तो ब में एक बीच में डंडी आती है। ठीक है, ये देखो यहाँ न, अगर ब होता तो मैं इसे यहाँ टच करता। ठीक है, असंतृप्त की बात करते हैं। ठीक है, असंतृप्त की बात करेंगे तो भाई इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड कहते हैं। मैं इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल दूंगा, आप कभी जीवन में नहीं बोलेंगे कि असंतृप्त क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है। नंबर 2 पर आप संतृप्त की बात करेंगे, सेचुरेटेड की बात करेंगे। ठीक है, या फिर आप उसकी बात कर रहे हो हैंड रिटन पीडीएफ की, तो उसमें मैं नहीं लिखता हूं बेटा, है ना। हाँ, पीडीएफ की उसमें मैं नहीं लिखता हूं, उसमें है ना आप ही की तरह कोई बच्चे हायर किए जाते हैं जिनके हैंडराइटिंग अच्छी होती है, हम उनसे लिखवाते हैं। चलिएगा, हाँ तो पीडीएफ मैं नहीं लिखता हूँ, आप बोर्ड पीडीएफ की बात उसकी बात कर रहे हैं, हैंड रिटन, वो मैं नहीं लिखता हूँ भाई, वो मैं नहीं लिखता हूँ। अति संतृप्त विलियन। ठीक है, अति संतृप्त विलियन। सुपर सेचुरेटेड। अब देखो ये जो आपने यहां पर तीन तरह के विलियन को देखा, एक अति संतृप्त, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। पहले आप, मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ में आए। मुझे एक बात बताओ, जो सबसे पहला कमेंट करेगा उस बच्चे का मैं नाम लूंगा यहां पर। आप एक एवरेज कितनी रोटी खाते हैं, एक संख्या बताना है आपको। चलिए, आप कितनी रोटी खाते हैं, एक संख्या बताना है। सॉल्यूशन का ये क्या होता है? बेटा विलयन के पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे हैं आप, आज का दूसरा टॉपिक है आपका, है ना, या मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हम पढ़ रहे हैं, है ना। उन विधियों को जब हम देखते हैं कि इनको कैसे कैसे अलग किया जा सकता है, जैसे आप पानी के अंदर शक्कर को मिलाते हैं तो शक्कर से पानी को कैसे अलग किया जा सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। देखो दो तीन रोटी वालों को तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि दो तीन रोटी में समझा नहीं सकता, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी जिनकी ज्यादा आ रही है 5 रोटी के आसपास,
उनको लूंगा। ठीक है, चलो भाई। एक लक्की करके लड़का है, वो कहता है सर मैं 6 रोटी खाता हूं। कितनी खाता हूं? 6 रोटी। तो देखो, ये लक्की करके जो लड़का है कितनी रोटी खा रहा है भाई? 6 रोटी खा रहा है। कितनी रोटी खा रहा है? 6 रोटी। मान लीजिए इसको भूख लगती है लक्की को, तब हम इसे 6 रोटी सब्जी के साथ खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं? इस लक्की को हम 6 रोटी खिला देते हैं सब्जी के साथ। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है? गुरुजी मजा आ गया, 6 रोटी खाता हूं, पेट भर गया। मतलब जितनी चीजें होनी चाहिए, है ना, मतलब पर्याप्त मात्रा मिल गई। कितनी रोटी खाता था लक्की? कि सर 6 रोटी, उसे 6 खिला दी गई तो वो क्या हो गया? संतृप्त हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए एक गिलास में हम 3 चम्मच चीनी को घोल सकते हैं, तो हमने 3 चम्मच चीनी को ही घोला है, तो वो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। मतलब किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वो बराबर हो। ठीक है, तो विलेय जो होता है उसकी पर्याप्त मात्रा होना, वो संतृप्त विलयन की निशानी होती है। अगर ये लक्की 6 रोटी खाता है, इस लक्की को मैं सिर्फ 3 रोटी खिलाऊं। कितनी खिलाऊं? 3 रोटी खिला रहा हूं, तो ये क्या कहेगा? सर भूख बाकी है, अभी थोड़ी सी भूख, अभी थोड़ी सी और लग रही है। तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 3 रोटी जो है, अगर मैं इसको खिलाता हूं, ये कहेगा सर पेट खाली रह गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं इसे 3 रोटी और खिला सकते हैं भैया हम, क्योंकि ये 6 रोटी खाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय को और घोला जा सका, जैसे कि वो एक गिलास में हमने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी को घोला था, तो 3 चम्मच एक गिलास में चीनी आसानी से घुल जाती है। लेकिन अगर मैंने एक ही चम्मच घोली है, तो क्या मैं 2 चम्मच और घोल सकता हूं? क्या सर? हाँ सर, आप 2 चम्मच और घोल सकते हैं। जैसे इस लड़के को मैं 3 रोटी और खिला सकता हूं, लक्की को। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि आ गई? अब दोस्त यहां देखिएगा, अति संतृप्त विलयन। ये लक्की कितनी रोटी खाता है? कि सर 6 रोटी। इस लक्की को अगर मैं 10 रोटी खिला दूं, कितनी खिला दूं? 10 रोटी। तो भैया फिर क्या होगा? कि सर 6 रोटी खाता हूं, 10 खा ली, अब मेरी कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायक की, है ना, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी है ना, अधिकतम क्वांटिटी हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है अब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे मैं सबसे पहले संतृप्त की आपसे बात करता हूं, सेचुरेटेड की बात करता हूं, तो ये क्या होगा भाई? सेचुरेटेड में क्या होगा? हम कह सकते हैं इसमें विलेय की पर्याप्त मात्रा होती है। संतृप्त विलयन जो होता है इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। संतृप्त विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा होती है। क्या होती है? पर्याप्त मात्रा होती है। असंतृप्त, इसमें विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। विलेय को और घोला जा सकता है। मोर क्वांटिटी एड इन मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एड इन सॉल्यूशन। विलेय की और मात्रा विलयन में घोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और घोल सकते हैं, ये समझना आप। ठीक है, अति संतृप्त की बात करेंगे तो क्या होगा? विलेय की
अधिकतम मात्रा घोली जा चुकी है। जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी सॉल्यूट की, वो सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। हाँ, AWTP वाले बच्चों को भी लेना है, मैंने पहली क्लास में कहा था कि आपको ये नहीं लेना है, लेकिन जो मैंने आपके सिमिलर टॉपिक हैं वो एक साथ चल रहे हैं। जो टॉपिक आपका नहीं होगा मैं बोल दूंगा, लेकिन मैंने आपको दूसरी या तीसरे नंबर की क्लास आप देख लीजिए, मैंने वहां विस्तृत रूप से समझाया है आपको कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो कॉमनली चलेंगे, और जो आपके अदर्स टॉपिक हैं जो अलग से हैं वो मैं आपको सेपरेटली हर सैटरडे सैटरडे को करवाता रहूं। चलिए दोस्त, तो ये देखो, सेचुरेटेड को फिर से समझो। जैसे लक्की कितनी रोटी खाता था? 6 रोटी, है ना? तो भैया 6 खिलाओगे तो संतृप्त, 6 से कम खिलाओगे तो असंतृप्त, 6 से ज्यादा खिलाओगे तो अति संतृप्त। ठीक इसी तरह से जैसे पानी के गिलास में 3 चम्मच शुगर हम आसानी से घोल सकते हैं तो वो संतृप्त होगा, 3 से कम घोलते हैं तो वो असंतृप्त होगा, मतलब और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जिसमें अधिकतम क्वांटिटी को ऐड किया जा चुका है ना, तो उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त। ये 3 तरह के आपके विलयन आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के विलयन आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो बढ़िया। अब कुछ MCQ आपसे पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं? अब देखो, इनकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन इतनी डीपली नहीं पूछते हैं। जहां पूछेंगे वहां मैं डेफिनेशन स्पष्ट आपको पढ़ाऊंगा। थर्ड वाले का इंग्लिश, हाँ भाई बोल देते हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं हो सकता है कि इतनी बार तो लिख दिया था, आप लिख लेंगे। विलेय की अधिकतम मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मोर देन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, लिख दिया हमने, मत परेशान हो, लिख दिया इंग्लिश। चलो, अब कुछ आपके यहां पर मैं प्रश्न आपको बताता हूं, जैसे कि प्रश्न समझिएगा। एक विलियन में पानी 2 ग्राम एवं नमक ले लेते हैं, है ना, शुगर ले लेते हैं, एवं नमक 20 ग्राम है। नमक कितना है? 20 ग्राम है। तो सोल्ट की द्रव्यमान प्रतिशत बताएं। ठीक है, एन सॉल्यूशन वाटर 100 ग्राम, सॉल्ट 20 ग्राम, देन मास परसेंट ऑफ, यार ये क्या हो गया इस पेन को, सॉल्ट इन सॉल्यूशन। इस तरह के MCQ कभी आपको देखने को मिल जाएं तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है,
एक विलियन दे दिया, उसमें पानी इतना है भैया, कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले तो पहली चीज घबराना नहीं, ठीक है। 5.1 होगा, ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपने निकाला इसको अनुराग, है ना। देखते हैं हम कि क्या आएगा। अब जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, उसको कभी नहीं भूलना। हमेशा इस पॉइंट को याद रख लेना, इस फॉर्मूले को याद रख लेना कि सर क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, यही पूछा गया है, यही हमें निकालना है। भाई किसके लिए पूछा गया, कि सर नमक के लिए पूछा गया। किसके लिए पूछा गया, नमक के लिए। तो भैया विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान कितना है, उस विलेय का द्रव्यमान कितना है, अवयव का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अपॉन बटा, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा दोस्त, है ना, कुल विलियन। भाई सीधी सी विलियन का कुल द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का कुल द्रव्यमान। यहां साथ में गुणा में 100 आ जाएगा, क्योंकि चीजें हमें प्रतिशत में निकालनी है, काय में निकालनी है, प्रतिशत में। अब देखो, ये आपका फॉर्मूला हमेशा कभी भी आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए ये लागू होगा। अब देखो यहां पर आपका अवयव या जो सॉल्यूट है वो कितना दे रखा है, तो सॉल्यूट की मैं बात करूं, विलेय पदार्थ की बात करूं, तो वो कितना दे रखा था, तो विलेय दे रखा था 20 ग्राम, ठीक है। आपका पानी जो है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, मैं एक बार डिटेल से हल करके बता रहा हूं, 100 ग्राम। तो जो आपका विलियन बना वो कितना हो गया, अब विलियन में तो भैया दोनों चीजें ऐड होंगी, ये और ये, तो जो सॉल्यूशन आ गया आपका वो कितना आ गया, तो विलियन इन दोनों के मिलने से बना, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 120 ग्राम। बस यही इस फॉर्मूले में पुट करना था आपको। भाई आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के बराबर में क्या चीज आएगी, भाई सबसे पहले अवयव का द्रव्यमान कितना है 20, तो 20 ऊपर आ गया, बटा विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है 120, ये 120 नीचे आ गया, ठीक है। और गुणे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में चीजें निकालनी है। क्या दोस्त आपको इतनी चीज समझ में आ गई सभी को, बहुत बढ़िया, 90% बच्चों ने तो जवाब ही दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ये नहीं पढ़ा हो। तो भाई 20 क्या हो गया, अवयव, अवयव मतलब जो घुला है, या सॉल्यूट मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना था 20 ग्राम था, कितना था 20, विलायक 100 था, इन दोनों के मिलने से विलियन बनता है, विलियन कितना हो गया 120। भाई इस जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से ये कट गया 6 बार, कितनी बार, 6 बार। अब 100/6 आपका यहां पर आ गया परसेंटेज के इक्वल में, 100/6, 100/6 कटेगा तो दोस्त नीचे आ जाएगा आपका 3 और ऊपर आ जाएगा आपका 50, कितना आ जाएगा 50, यही आएगा। फिर ये 50/3 कटेगा तो भैया 3 एकम 3 आएगा आपका, बचेगा 2, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। तो 20 कितनी बार कटेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 छंग 18, 16.6% जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, 16.6% आपका जवाब आ जाएगा, जो अधिकतर बच्चों ने दिया। बहुत बढ़िया, आपने ये प्रश्न अच्छे से देखा समझा। अब एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकल ही कैलकुलेशन है, बस आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, किसके नीचे कौन रखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप एक करके दिखाएंगे, चलिए। सॉल्वेंट, या फिर हिंदी लिख देता हूं पहले, एक विलियन में
150 ग्राम पानी, 40 ग्राम शक्कर है। इसका द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली यहां पर सॉल्व सॉल्व कर रहा हूं, उसको इंग्लिश लिख देता हूं। आपके पास जो सॉल्यूट दिया गया है, अवयव दिया गया है, वो दिया गया है 40 ग्राम। आपका जो सॉल्वेंट दिया गया है, विलायक दिया गया है, वो दिया गया है 150 ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। चलिए हो जाइए शुरू। 21.05 बच्चों का जवाब आ गया। जब भी ये परसेंटेज निकालना हो तो कुछ नहीं करना, मास परसेंटेज 150 और 40 149 हो जाएगा, सॉरी 140 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 190। नीचे विलियन आता है, ऊपर जिसका निकालना है शक्कर का, तो 40 ऊपर आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 400/19 आ जाएगा। और 400/19 को काटेंगे तो 19 दूना 360 हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 19 दूना 38 है ना। 19 दूना क्या हो जाएगा, 338 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, 380, 19 दूना 38, 380 हो जाएगा, 20 बचेगा, एक बार और चला जाएगा, फिर एक बार और चला जाएगा तो फिर एक बचेगा, तो लगभग 21 दशमलव, फिर वो एक का जीरो हो जाएगा, तो 18×5 = 90 होता है, 9×5 = 45 होता है, और बचा 5, 5×1 = 4, 9, 21.05 आ जाएगा इसको काटने पर। जब ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा, 21.05 आ जाएगा। ठीक है, देखो मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है कैलकुलेशन में, क्योंकि सीधी सी बात है, हम साइंस वाले हैं यार, मैथ्स का काम तो है नहीं। तो 21.05 आपका आंसर आ जाएगा, या 21.1/9, जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो भी आपका जवाब आ सकता है। तो क्या ये निकालना आ गया आपको? क्या ये निकालना सीख गए? निकालना सीख गए तो बस एक कमेंट आनी चाहिए, यस भैया हम सीख गए, क्योंकि लगभग सभी बच्चों के जवाब तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप सीख गए तो एक प्रश्न मैं और दूंगा आपको, वो आप करेंगे। बहुत बढ़िया। बेटा सिर्फ पानी तो विलायक है ना, हमें तो विलियन में निकलेगा, टोटल में निकलेगा ना, पानी के अंदर नमक थोड़ी है। पानी के अंदर देखो, पानी 150 ग्राम पानी और 40 ग्राम शक्कर है, तो पानी की क्वांटिटी अलग है, नमक अलग है, दोनों मिलेंगे तो चीज होगी। बहुत बढ़िया, चलो एक और करके दिखा दो तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप सीख गए। सॉल्वेंट या विलायक की बात करूं, तो वो 110 ग्राम है। विलेय की बात करूं, सॉल्यूट की बात करूं, तो वो आपका 20 ग्राम है। मास परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है, करो सॉल्व। हाँ भाई, बताओ, बताओ फटाफट।
कुछ नहीं था रे लाला इसमें। देखो यहां पर परसेंटेज के इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, किसके लिए निकालना है, 20 ग्राम के लिए, गुणा 100 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर 130 आ जाएगा। ठीक है, इससे भाई ये कट जाएगा तो 200 बटा 13 आ जाएगा। तो 200 के बटे में 13, अब ये काटेंगे तो क्या आंसर निकल करके सामने आएगा, 13 धाम 130 होना चाहिए भाई, 20 बटा 130, क्योंकि 11 12 13 होता है। अब तुम 15 कैसे कर रहे हो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 13 धाम 130 हो गया। अच्छा 15 दशमलव लिख रहे हैं, ठीक है। 13 धाम 130 हो गया, 70 बचा। 13 छंग 78 होता है, तो नहीं होगा, 13 छंग 78 नहीं होगा। तो 13 धाम ये हो गया भाई, 13 एकम 13, 7 बज गया 70, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंज 65, बिल्कुल आ जाएगा 15। फिर दशमलव आ गया है ना, 3 3 3, 15.3%, बहुत गजब। अप्रोक्सीमेटली 15.3, पूरा हम नहीं लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए हैं, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया आपने, आप सीख चुके हैं। चलिए चलिए, इसी तरह से कभी कभी आपको एग्जाम में एक वर्ड पूछते हैं कि पीपीएम क्या होता है। क्या आप में से कोई बच्चा जानता है पीपीएम के बारे में, जवाब दो जल्दी से। आप में से कोई बच्चा जानता है क्या पीपीएम के बारे में? हाँ तीन, बाद में कुछ भी हो, मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दिया, मैं समझ गया आप सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत अच्छी चीज है। इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और ये आप किस भाषा में याद रखेंगे, इंग्लिश में, इसका हिंदी मत मांगना, क्योंकि एग्जाम में पीपीएम का फुल रूप पूछते हैं तो वो यही निकल करके आता है, पार्ट्स पर मिलियन। सर ये होता क्या है, देखो दोस्त, अगर मैं पीपीएम की बात करता हूं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करता हूं, तो होता क्या है कि विलियन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एक एग्जाम में अभी तक पूछा गया है कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। अब देखो पार्ट ऑफ सोल्यूट, तो दोस्त याद रखिएगा जो पार्ट ऑफ सोल्यूट होता है ना, जो विलेय का कण होता है, उस कण की अगर मैं आपसे बात करूं, जो विलेय का कण है, वो कण जिस विलियन का भाग है, जिस सॉल्यूशन का भाग है, वो विलियन के कुल अवयव की जो सांद्रता होती है, विलियन के कुल अवयव की जो संख्या होती, सांद्रता नहीं, ठीक है, विलियन के कुल अवयव की संख्या, की संख्या, इससे इसको निकाला जाता है। लेकिन अभी ये चीज पूरी नहीं हुई है, इसको निकालने के लिए सबसे मेन, इसका इंग्लिश लिखता हूं, टोटल पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल पार्ट ही लिख लो, नंबर तो फिर आपको कंफ्यूज कर देगा। टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर कितने कण हैं, ठीक है, तो विलियन के कुल अवयव की संख्या या कुल कण की संख्या। अब इधर एक सबसे मेन पॉइंट आता है, वो आता है गुणित 10 की घात 6, 10 टू दी पावर 6, और सामने क्या आएगा, सामने आएगा पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अब आपके माइंड में ये चीज समझ में नहीं कि क्या होता है, मैं भी आपको समझाता हूं। देखो किसी भी विलियन के अंदर, जैसे पानी हो गया, उसमें आपने कोई चीज डिसॉल्व करी, कोई चीज को घोला, तो वो सारी चीजें आपको इजीली देखने को मिल जाती हैं, है ना।
गुणित 10 की घात 6। अब वो आपको इजीली जब देखने को मिल जाती है, तो पानी के जो 6 मोल होते हैं ना, वो शुगर का 1 मोल हो, मतलब इस 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया, तो पानी का 6 मोल और शुगर का कितना मोल हो, 1 मोल हो। दोस्त याद रखिएगा, शक्कर का 1 मोल हो। ये कहां से बता रहे हो सर आप, ये निकाला हुआ है। 1 मोल ऑफ शुगर एंड 6 मोल ऑफ वाटर। इसीलिए यहां 10 की घात 6 को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या लिखा जाता है, 10⁶ लिखा जाता है। ये सिर्फ आप याद रख लेना, कभी बाय चांस अभी तक आज तक किसी एग्जाम से में ये फॉर्मूला पूछा नहीं गया, लेकिन ये पार्ट्स पर मिलियन जो होते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं कि सर मिलियन में, मुझे बताओ मिलियन में कितनी जीरो होती है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मिलियन में कितनी जीरो होती है। मिलियन क्या होता है भाई, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 10 लाख होता है सर। और 10 लाख को आप कैसे लिख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यही होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख। ये इस तरह से लिखा जाएगा, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन में उपस्थित कण की संख्या, 1 मिलियन में, इसीलिए 10 की घात 6 लिखा गया। ये देखो आप यहां पर, ये मिलियन जो है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट का मतलब होता है भाग, 1 मिलियन में उपस्थित, भाई जो टोटल नंबर्स आते हैं वो पावर में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, है ना, 0 5 रहेंगे लेकिन टोटल अंक कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। जब इन 10 की घात 6 को अपन गुणा करेंगे, ये 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 की घात 6। तो ये 10 की घात 6 कहां से आया, समझ में आया। और मिलियन ही क्यों लिया गया, क्योंकि भाई 10 की घात अगर 6 की बात करते हैं, तो अगर उसका सूक्ष्मतम रूप देखें, छोटा से छोटा भाग देखें, तो पानी के 6 मोल और शुगर का 1 मोल जो होता है, वो इक्विवेलेंट पाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर। आपकी एग्जाम में सिर्फ ये प्रश्न आता है कि पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। अधिकतम प्रश्न यही पूछा जाता है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी हो, है ना, ताकि आप किसी भी चीज को कर पाए। ठीक है, अब इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। देखो, मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, पता है मैं सिखाने में भरोसा करता हूं, डेफिनेशन में नहीं। आपने उसकी डेफिनेशन सुनी है, मोलरिटी की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। थैंक यू। देखो दोस्त, मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, ठीक है, बना करके, ताकि आप उसे कर पाए। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं अपन, NaOH लेते हैं, और 450 ml विलियन में उसे घोल देते हैं, 450 ml में उसको अपन डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, 450 ml में उसको घोल देते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी मोलरता क्या है, तो आप क्या बता पाएंगे। उसको समझने से पहले आपको मोल को समझना होगा। किसको समझना होगा, मोल को। ठीक है, क्योंकि यही चीज नहीं पता होगी। देखो, जो पदार्थ की मात्रा होती है, आप फिजिक्स में जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां एक चीज आती है, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो पदार्थ की मात्रा का जो मापन किया जाता है, वो काई में करते हैं, मोल। और मोल इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो 7 मूल मात्रक होते हैं आपके, उसमें से, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे काई में निकालते हैं, मोल में। मोल जो होते हैं वो संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समझिएगा,
मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मोल बराबर क्या होता है। ये जो हमने देखा कि पदार्थ की मात्रा मोल में आती है, एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक वो नंबर है जो आपने कई एग्जाम्स में रिपीटेड सुना होगा। इसका नाम है भैया एवोगैद्रो संख्या या एवोगाद्रो संख्या। तो ये एवोगाद्रो संख्या, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाद्रो संख्या जो होती है, इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? पदार्थ की संख्या का मापन करते हैं। ये ऑप्शन में नहीं होता आपके, तो ये हो सकता है 6.023। ठीक है, यहां पर 2 की जगह 3 आ जाता है, इंटू 10⁻23। इसी को हम एक मोल कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर यह नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रचलित माना जाता है। इसको आप यहां पर इतना सा ध्यान रखेंगे। अब आपके कुछ पार्ट वो भाग बचते हैं, जैसे मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है। तो 2 हिस्से ये बचते हैं, इनको हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा कल की क्लास में। अब यहां पर मैं एक बार वापस से आपको सारी चीजें समझा देता हूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले आपको फिल्ट्रेशन पढ़ाया। मैंने ये कहा कि जो ठोस कण होते हैं वो अगर विलयन में है और उन्हें छान कर अलग किया जा सकता है तो वो घटना फिल्ट्रेशन। मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया, मैंने कंकड़ और पानी का एग्जांपल दिया, मैंने प्लास्टिक और कंकड़ का आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? दूसरी चीज, विलियन सॉल्यूशन के 3 प्रकार बताए मैंने आपको, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। जहां विलेय की मात्रा सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस देन होती है उसे हम कहते हैं असंतृप्त। जैसे कि 6 रोटी खाता था लड़का, 3 रोटी खाई है उसने। संतृप्त की बात करें तो 6 रोटी खाता था, 6 खिलाई है। एक ग्लास के अंदर 3 चम्मच चीनी इजीली घुल सकती है, हमने 3 घोली है। यहाँ 2 घोली थी, यहाँ हमने 6 चम्मच घोल दी है, तो यहाँ क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको एक चीज ये बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि 1 विलियन में पानी, भैया मैं आपको द्रव्यमान परसेंटेज या मास परसेंटेज मैंने आपको निकालना सिखाया। मास परसेंटेज में जिसका परसेंटेज निकालना है भाई वो विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, उसको ऊपर लिखना, और टोटल जो मास होता है सॉल्यूशन का उसको नीचे लिखना। ये चीज यहां पर आती है। ठीक है, और गुणा 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में इस चीज को फाउंड करना है। आपने एक बार 16.6 निकाल के मुझे बताया, आपने एक बार मुझे 21.05 निकाल के बताया, आपने एक मुझे आप 15.3 निकाल के बताया। मजा आ गया था मुझे आपके ये जवाब देख करके। उसके बाद में फिर मैंने यहां पर आपको 3 चीजें लिखी है ना। तो भाई ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है हमसे। और ये इसका फॉर्मूला होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, विलेय के कण और विलियन के कुल, है ना, याद रखना अवयव की जो संख्या होती है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर द एग्जांपल, जैसे में विलेय के कण मान लीजिए कि 20 हैं, है ना, और विलियन के कुल कण की संख्या 100 है, तो 20/100 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा, मतलब 0.5 गुणित 10⁶ पीपीएम हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हें निकालते हैं। और पदार्थ की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है, इसे ही एवोगैद्रो हिंदी इंग्लिश में सेम होता है। एवोगैद्रो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको निकाल करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था, पहली बार बताने का काम किया था। तो ये संख्या क्या कहलाती है? एवोगैद्रो संख्या के रूप में जानी जाती है। आज की क्लास यहीं पर विराम करेंगे, है ना। कल आपकी 2 चीजें होंगी दोस्त, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब मैं आपको यहां पर मोलरता और मोललता कल पढ़ेंगे और कल एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे। तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक नए चैप्टर को हम पढ़ने का काम करेंगे। चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार लगा, आप सभी ने प्रश्नों को बहुत अच्छे से किया, मजा आया ये देख करके। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। पीपीएम से एमसीक्यू नहीं आते, है ना, न्यूमेरिकल नहीं आते, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अब इसका रिवीजन करना, हम कल मिलेंगे। एवोगैद्रो को इंग्लिश में लिखो बेटा, जो आपने एवोगैद्रो लिखा है ना इंग्लिश में, वही नाम है उनका, यही नाम है एवोगैद्रो नंबर, वही है जो आपने इंग्लिश में मुझसे पूछा ना। एवोगैद्रो को इंग्लिश में लिखो, एवोगैद्रो लिख के, बस वही है इंग्लिश। ठीक है, तो आप वही लिख लीजिए, वही है उसकी इंग्लिश। कोई बात नहीं, मुझे भी मैथ नहीं आती, लेकिन गुणा भाग आता है अपने को, कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे अपन। थैंक यू सो मच।